हेलो दोस्तों, मैं हूं आज आपके साथ सतीश सर और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल KDRE कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मानव का श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो दोस्तों, बड़े ही ध्यान से इसको देखेंगे हम लोग और इसके क्या क्या भाग होते हैं श्वसन के, उसको जानेंगे। तो दोस्तों, मानव के श्वसन तंत्र में आपको चित्र दिखाई दे रहा है। पहले ही हमने चित्र को बना लिया है, समय इतना नहीं है, समय की बचत करने के लिए हमने चित्र हम पहले ही बना लेते हैं, आप जानते हैं। तो दोस्तों, मानव जो जब श्वसन करता है तो श्वसन दो प्रकार की प्रक्रिया होती है। एक तो वो होती है जिसमें मानव जो है श्वास बाहर छोड़ता है, दूसरी जो प्रक्रिया होती है जिसमें वो अंदर लेता है। दोस्तों, इनको क्या कहेंगे? तो जब मानव श्वास अंदर लेता है तो उसे बोलते हैं निश्वसन। फिर एक बार और बोल रहा हूँ कि जब मानव श्वास अंदर लेता है तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं निश्वसन, लेकिन जब श्वास बाहर छोड़ता है तो उसको बोलते हैं निःश्वसन। दोनों दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती है। जब श्वास अंदर लेता है तो आप जानते हैं कि उसमें ऑक्सीजन लेता है, और जब श्वास बाहर छोड़ता है तो शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो शरीर से बाहर जाती है, यानी कि फेफड़ों से बाहर जाती है। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड बनती कैसे है शरीर के अंदर, कहाँ से आती है, फेफड़ों में कैसे आती है। तो दोस्तों, उसको जानने के लिए आपको मैंने बताया था कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य के दौरान हमारी जो मांसपेशियाँ होती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में घुल जाता है। रक्त जो है हृदय में आता है, और हृदय से फेफड़े में आता है, फिर फेफड़े से श्वास द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। उसी प्रकार ऑक्सीजन ग्रहण करने की मेथड भी यही है। तो ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए क्या होगा? जब हम ऑक्सीजन फेफड़ों से लेंगे तो ऑक्सीजन हमारे जो फेफड़े में ब्लड होता है उसके अंदर मिल जाती है, वहाँ से हृदय में चली जाती है, हृदय उसे पूरी बॉडी में पंप कर देता है। इस तरह जो है ऑक्सीजन का परिवहन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन भी इसी तरह मैंने आपको बताया। दोस्तों, जैसे कि मैं बता दूं आपको, वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें होती हैं। जैसे वायुमंडल में हम बात करें तो नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और भी अन्य गैसें होती हैं। लेकिन जो हम श्वास के रूप में अधिकतर लेते हैं तो वो है आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम श्वास लेंगे तो ऐसा थोड़ी कि ओनली जो है ऑक्सीजन ही अंदर ले लेंगे, हम सारी गैसों को हमारे अंदर लेते हैं, फेफड़ों के अंदर लेते हैं। तो जैसे नाइट्रोजन अगर हम 78% लेते हैं, दोस्तों मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसे नाइट्रोजन यदि आप 78% लेते हो, 78% होती है वायुमंडल में, तो इतनी ही लेंगे। और ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में कितनी पाई जाती है, ये नाइट्रोजन का परसेंट है यहाँ पर, और आपका जो है ऑक्सीजन जो है 21% जो है यहाँ पर पाई जाती है वायुमंडल में। और तीसरी गैस है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा जो होती है वो 0.03% होती है, बहुत कम मात्रा है इसकी। तो ये है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ये 21% आपकी ऑक्सीजन है। ये सारी गैसें हम फेफड़ों के अंदर भरते हैं। लेकिन दोस्तों, जब बाहर निकालते हैं, श्वास को बाहर निकालते हैं, तो ऑक्सीजन की जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, आप जानते ही हैं। लेकिन दोस्तों, इसका यूज़ हमारे फेफड़े के अंदर कितना होता है? जैसे कि मैं बता दूं आपको, अगर जब बाहर निकालेंगे तो नाइट्रोजन 78% ही बाहर निकल जाएगी, क्योंकि इसका हमारे शरीर के अंदर कोई उपयोग नहीं होता है, और ये फेफड़ों में रक्त में जाकर भी नहीं मिलता है। फिर मिलेगा कौन? दोस्तों, मिलेगी आपकी ऑक्सीजन। अगर 21% है तो 71% हम वापस से बाहर निकाल देते हैं, 17%। दोस्तों, 21% हमने श्वास अंदर भरी, ऑक्सीजन अंदर भरी, लेकिन हम 17% वापस बाहर निकाल देते हैं। मतलब आपने केवल अगर ऑक्सीजन का उपयोग किया तो केवल 4% किया है। 4% ऑक्सीजन का हम इसके अंदर उपयोग करते हैं। दोस्तों, अगला जो है कार्बन डाइऑक्साइड अगर अंदर लेते हैं तो आप जानते हैं जब श्वास छोड़ते हैं तब तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर निकलती है, लेकिन आप इसका भी 4% के समथिंग जो है आप इसको बाहर निकालते हो, क्योंकि लेते बहुत कम है, लेकिन शरीर के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इस वजह से वो 4% के समथिंग लगभग जो है बाहर निकल जाती है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कितनी ऑक्सीजन लेते हैं, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कितना जो है
नाइट्रोजन लेते हैं। दोस्तों आप जानते होंगे कि नाइट्रोजन का उपयोग जो है गैस सिलेंडर में भी किया जाता है, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं उनमें भी किया जाता है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन होती है वो ब्लड में नहीं घुलती है। अन्य कोई गैस जो है ब्लड में घुल जाती है, हमारे रक्त के अंदर घुल जाती है, लेकिन नाइट्रोजन रक्त के अंदर नहीं घुलती। दोस्तों समुद्री गोताखोर होते हैं या पहाड़ पर चढ़ने वाले पर्वतरोही होते हैं, ये सब अलग अलग गैसों का उपयोग करते हैं। हीलियम गैस का भी इसमें उपयोग किया जाता है, ये भी हमारे रक्त के अंदर घुलती नहीं है, बाहर निकल जाती है। तो यहाँ तक दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसके आगे मैं बता दूँ आपको, कुछ जीवों का में श्वसन अंग होते हैं, जैसे मानव के अंदर तो फेफड़े होते हैं एकदम सुरक्षित और स्थित फेफड़े होते हैं, जो कि बहुत बड़ा अंग होता है हमारे शरीर के अंदर भी श्वसन तंत्र होता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें मानव के अंदर जैसे फेफड़े होते हैं वैसे नहीं होते, उनकी बनावट, उनका कार्य कुछ अलग ही होता है। जैसे स्तनधारी में मानव भी आते हैं, घोड़े, गधे, ऊँट, हाथी और भी कई सारे जीव जो स्तनधारी होते हैं वो फेफड़ों से श्वसन करते हैं। दोस्तों दूसरी बात आती है यहाँ पर कीट की। तो कीट यानी कि इंसेक्ट जो होते हैं वो श्वसन नली से श्वास लेते हैं। दोस्तों डायरेक्ट उनके अंदर जो श्वसन नली होती है उससे सीधे श्वास लेते हैं, उनके अंदर कोई फेफड़ा नहीं पाया जाता। अगला है आपका जलीय जीव। दोस्तों जो जल में रहने वाले जीव होते हैं वो गिल्स से श्वसन करते हैं। उनके अंदर एक प्रकार का गिल्स होता है, वो गिल्स से श्वसन करते हैं, यानी कि पानी ही अंदर लेते हैं और पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है। दोस्तों पानी का जो सूत्र होता है वो होता है H2O, और H2O जो अणु होता है वो अपने साथ कुछ ऑक्सीजन के अणु भी रख लेता है। जैसे इसके अंदर भी ऑक्सीजन है, लेकिन कुछ अपने साथ ऑक्सीजन के अणु भी ऐड कर लेता है, और उनका उपयोग जो है जल में रहने वाले जीव करते हैं। दोस्तों अगली बात करें तो मेंढक कैसा है? मेंढक दोस्तों उभयचर है। जो उभयचर जीव होते हैं वो जल में भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं। तो वो किस तरह से श्वसन करते हैं? दोस्तों जो मेंढक होता है, मेंढक की ही यदि बात करें हम, तो मेंढक जब ज़मीन के अंदर रहता है या पानी में रहता है, तो पानी में अंदर रहता है तब वो त्वचा से श्वसन करता है। भूमि के अंदर भी रहता है तो त्वचा से श्वसन करता है, यानी कि उसकी जो त्वचा होती है उससे वो ऑक्सीजन लेता है और शरीर के अंदर रक्त में मिला देता है, इस तरह का श्वसन करता है। लेकिन जब वो पानी या भूमि से बाहर रहेगा, तो जब पानी या भूमि से बाहर रहेगा तो उसके अंदर भी क्या होता है, फिर फेफड़े होते हैं, वो जो है फेफड़ों से श्वसन करता है। इस तरह की उसके अंदर मेथड रहती है। दोस्तों मेंढक जो होता है वो 3 रूपों में होता है आपका। जैसे एक तो भूमि पर रहता है, तो मैंने आपको बताया कि वो फेफड़ों से श्वसन करता है। जब वो पानी के अंदर रहता है तो त्वचा और आपका या गिल्स के द्वारा श्वसन करता है। भूमि के अंदर रहता है तो त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। लेकिन जब पानी में जो मेंढक होता है, जब वो टेडपोल के रूप में होता है, टेडपोल कैसा, जैसे मछली के आकार का ही होता है टेडपोल, लगभग जो मेंढक का होता है, वो गिल्स के द्वारा श्वसन करता है उस वक्त। दोस्तों ये मेंढक की प्रवस्थाएं होती हैं जिसमें अलग अलग रूप में वो अलग अलग तरीके से श्वसन करता है। दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं मानव के श्वसन तंत्र की। अब मानव का श्वसन तंत्र जो है, इसके अंदर श्वसन मार्ग क्या क्या है, इसको चित्र के द्वारा हम अच्छे से आज समझेंगे। तो देखते हैं क्या है। दोस्तों श्वसन मार्ग की बात करें तो सबसे पहले है आपका नासाद्वार। नासाद्वार यानी कि जो नाक वाला हिस्सा होता है उसे नासाद्वार कहते हैं। दोस्तों इसकी भी एक अहम भूमिका है श्वसन के अंदर। अहम भूमिका कैसी है? जो नासाद्वार होता है उससे जब हम श्वास लेते हैं तो नासाद्वार में कुछ बाल भी पाए जाते हैं। यहाँ पर बाल, नाक के अंदर बाल होते हैं छोटे छोटे। वो बाल किस लिए होते हैं? वो धूल मिट्टी के कण जो होते हैं उनको वहीं पर रोक लेता है और स्वच्छ हवा जो है उसके अंदर पहुँचती है। लेकिन जैसे ही थोड़ा अंदर पहुँचती है, नाक के ऊपर यहाँ पर एक कड़क हड्डी टाइप पाई जाती है। उस हड्डी के अंदर एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसे हम म्यूकस कहते हैं। दोस्तों जब सर्दी हो जाती है वो बात अलग है, लेकिन वैसे ही एक चिपचिपा पदार्थ नाक के अंदर पाया जाता है जो क्या करता है, अगर कुछ धूल मिट्टी के कण अगर श्वास नली से होकर जाते हैं, नाक से होकर जाते हैं, तो वही चिपचिपे पदार्थ में चिपक जाते हैं और जो है शुद्ध हवा हमारे फेफड़े के अंदर प्रवेश कर जाती है। दोस्तों आपको नासा छिद्र समझ में आ गया होगा।
अब इसके बाद हवा कहाँ जाती है हमारी, यानी कि वायु कहाँ प्रवेश करती है, ग्रसनी में। यहाँ पर ग्रसनी है, आप देख रहे हैं ग्रसनी में हवा प्रवेश करती है, लेकिन इसके पहले आपका लैरिंग्स भी आता है। लैरिंग्स का मतलब होता है स्वरतंत्र। दोस्तों ये जो स्वरतंत्र है ये आवाज़ उत्पन्न करने का कार्य करता है। इसकी बनावट इस तरह से होती है, हर जीव में अलग अलग स्वरतंत्र पाए जाते हैं। जैसे मानव की हम बात करें तो मानव में एक विकसित स्वरतंत्र होता है, वो अलग अलग तरह की आवाज़ें, अलग अलग तरह के शब्द जो है उत्पन्न कर सकता है। लेकिन जो जानवर होते हैं उनके अंदर इतना विकसित स्वर उत्पन्न नहीं होता, यानी कि विकसित स्वर तंत्र उनके अंदर नहीं होता, जिससे वो अच्छी आवाज़ें भी नहीं निकाल पाते हैं, और तरह तरह की आवाज़ निकालना तो उनके अंदर इम्पॉसिबल ही होता है। तो ये सिर्फ मानव के अंदर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों स्वर तंत्र के बाद हम ग्रसनी पे जाते हैं। ग्रसनी के अंदर क्या व्यवस्था होती है, ग्रसनी यानी कि श्वास नली हम बोल देते हैं इसको। तो जो श्वास नली होती है उसको बोलते हैं अंग्रेजी में ट्रेकिया। तो दोस्तों ट्रेकिया जो होती है उसके अंदर छल्लेनुमा आकृति होती है। ट्रेकिया जो हमारा होता है यहाँ पर गले में, वो छल्लेनुमा आकृति होती है। तो छल्लेनुमा आकृति यानी कि इसको बोलते हैं उपास्थि। अस्थि भी नहीं है, ये उपास्थियाँ हैं। उपास्थि किस तरह की हैं, ये जो उपास्थियाँ हैं वो हड्डी का ही एक रूप होता है, यानी कि ये झुक जाती हैं उपास्थियाँ। अगर हम दबाते हैं तो दब जाती हैं, लेकिन हड्डी अगर दबाएंगे तो टूट जाएगी। लेकिन उपास्थि क्या होता है, उपास्थि को अगर दबाते हैं, लचीली होती है उपास्थि, वो झुक जाती है। ऐसी ही उपास्थि हमारे गले के अंदर पाई जाती है। और ये क्यों पाई जाती है, जब हम श्वास लेते हैं या छोड़ते हैं तब ये नली पिचके नहीं। यदि जो श्वास हम खींचते हैं वो अंदर से बल लगाते हैं, यानी कि फेफड़ों के अंदर से बल लगाया जाता है खींचने के लिए। अगर नली यहाँ से चिपक गई तो श्वास हम नहीं खींच पाएंगे। इसके लिए इसके अंदर एक व्यवस्था होती है, वो व्यवस्था क्या है आपकी, उपास्थि बोलते हैं इनको, उपास्थि वलय बोलते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा भी है उपास्थि वलय, जो छल्ले के आकार का होता है, पूरी श्वसन नली के अंदर उपस्थित होता है, जिससे श्वसन नली हमारी पिचकती रही है। दोस्तों अब आगे बात करें हम, तो ये जो संरचना होती है यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, ये वाली जो श्वास नली को यानी कि दो भागों में बांट देती है। तो इसको बोलते हैं हम ब्रोंकाई, यानी कि श्वसनी बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको ब्रोंकाई बोला जाता है, हिंदी में श्वसनी बोला जाता है। ये दो भागों में बढ़ जाती है और उसके बाद और भी कई भागों में बढ़ जाती है। इसके अंदर भी उपास्थि वलय होते हैं, लेकिन बहुत हल्के होते हैं, नाम मात्र के इसके अंदर उपास्थि वलय पाए जाते हैं, ताकि ये जो है पिचके नहीं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम, ये जो ब्रोंकाई होता है वो और भी अलग अलग भागों में टूट जाता है। देखो यहाँ से देखो, ये जो ब्रोंकाई है यहाँ पर 2 से 3 भागों में टूट गया है या अलग अलग हो गया है। अलग अलग होने के बाद और भी कई भागों में टूट जाता है, और भी कई भागों में अलग अलग हो जाता है। इनको बोलते हैं हम लोग ब्रोंकियोल्स, यानी कि श्वसनिकाएँ। जैसे एक पेड़ की शाखा होती है, तो एक पेड़ की शाखा हमें दिखाई देती है, हाँ मोटी शाखा होती है। वो मोटी शाखा जो होती है आगे जाकर कई छोटी छोटी टहनियों में, छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, और अंत में पत्ते होते हैं उसके अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पेड़ की शाखा है आपका क्या, ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई जब अलग अलग होगा, कई भागों में बढ़ जाएगा, तो मैंने बताया कि कहीं कहीं टहनियों में बढ़ जाती है पेड़ की जो है। इसी तरह से जो हमारे फेफड़े के अंदर जो ब्रोंकाई होता है वो भी ब्रोंकियोल्स यानी कि श्वसनिकाओं में कई भागों में बढ़ जाता है। दोस्तों श्वसनिकाओं का जो अंत सिरा होता है, हर एक अंत सिरे पर एक एल्विलॉय होता है। एल्विलाई क्या होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं कुपिका। कुपिका जो होती है, कुपिका श्वसन तंत्र का यानी कि जो फेफड़ा होता है उसका अंतिम भाग होता है, लास्ट वाला भाग होता है, जहाँ पर श्वास लेते हैं तब वहाँ पर ऑक्सीजन जाकर स्थिर होती है। मतलब वही अंतिम आपका भाग होता है, जिसे बोलते हैं हम एल्विलाई यानी कि कुपिका। दोस्तों ये जो कुपिका है, ये जो कुपिका है उसको हमने यहाँ पर दिखाया गया है। देखो ये बड़ा रूप यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ इसका फिर से, इसको बोलते हैं कुपिका यानी कि एल्विलाई। तो दोस्तों ये जो कुपिका है, अंत में जो ऑक्सीजन हम लेते हैं कुपिका के अंदर ही ऑक्सीजन हमारी आती है और वहीं पर जो है रक्त में मिलती है। तो इसका भी एक बड़ा रूप मैंने आपको बता दिया।
कि जब ऑक्सीजन इस कुपिका के अंदर आएगी तो कुपिका के अंदर ऐसी क्या व्यवस्था होती है। कुपिका जो होती है गुब्बारे के समान व्यवस्था होती है। इसके अंदर हमारी ब्लड वेसल्स यानी कि जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं वो फैली रहती हैं। तो किस तरह से रक्त वाहिनियाँ इसके अंदर होती है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर नीली रक्त वाहिनियाँ हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है। इसका मतलब है ये है कि यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त लेकर आई हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। इसके दूसरी तरफ मैंने बनाया यहाँ पे रेड कलर में जिसमें ऑक्सीजन है, यानी कि जो फेफड़ों के अंदर जो हम वायु भरेंगे वो वायु यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन इसके अंदर हम लेकर आते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ से लेकर जाते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया लेकर जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इसका जो अंतिम सिरा है वह यही है, कुपिका जिसको हम बोलते हैं। इसके अंदर ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर भरी जाती है, ऑक्सीजन इसके अंदर भरी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकाली जाती है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बारे में कुछ और बातें मैं आपको बता दूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी बातें। दोस्तों एक चीज़ और इसके अंदर है, यहाँ पर लिखा हुआ है डायफ्राम। दोस्तों जब भी हम सांस लेते हैं तो जो बल लगाते हैं वो डायफ्राम के द्वारा ही लगाया जाता है। जब भी श्वास लिया जाता है तो बल किसके द्वारा लगाया जाता है? डायफ्राम के द्वारा। मतलब जब हम श्वास खींचते हैं तो ये डायफ्राम ऊपर की ओर हो जाता है, जब हम श्वास छोड़ते हैं तो ये डायफ्राम वापस नीचे की ओर चला जाता है। इस तरह की इसके अंदर व्यवस्था होती है। डायफ्राम भी पेशियों से मिलकर बना है जो कि एक प्रकार से हमारे फेफड़ों में बल लगाता है श्वास छोड़ने और श्वास लेने के लिए। दोस्तों श्वास छोड़ने और श्वास लेने का एक कारण और भी होता है। जब हम श्वास फेफड़ों के अंदर भरते हैं तो जब श्वास फेफड़ों के अंदर भरी जाती है तो फेफड़ों के अंदर का जो वायु दाब होता है वो बहुत बढ़ जाता है, लेकिन जो वायुमंडल का दाब होता है वो फेफड़ों में भरी वायु की अपेक्षा कम हो जाता है, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। श्वास खींचकर हम अंदर फेफड़ों में भरेंगे तो फेफड़ों के अंदर का जो दाब होगा वो बढ़ जाएगा, लेकिन वायुमंडल का दाब उससे कम रह जाएगा। तो इस कंडीशन में हम श्वास छोड़ते भी हैं। जब श्वास छोड़ देते हैं तो वायुमंडल का दाब बढ़ा हुआ रहता है और फेफड़ों का दाब कम रहता है, तो हम वापस श्वास खींचते हैं। यही कारण है कि हम बार बार बिना सोचे समझे हम लगातार श्वास लेते रहते हैं। कभी भी हम सोच के जो है श्वास इस तरह से नहीं लेते। कभी सोचा तो श्वास लेते हैं, लेकिन यदि बिना सोचे भी हम जो है ये प्रक्रिया चलती रहती है। श्वास लेने और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया इसी तरह से चलती रहती है। दोस्तों हमारे फेफड़े के अंदर हम वायु कितनी भरते हैं और कितनी छोड़ते हैं, किस तरह से इसका कार्य होता है, एक बार मैं फिर बता देता हूँ आपको। दोस्तों एक बार में जो है 500 ml के करीबन हम श्वास लेते हैं। 500 ml यानी कि इसका जो आयतन होगा वो 500 ml के करीबन होगा। तो इतना ml हम श्वास लेते हैं और इतना ही छोड़ देते हैं। दोस्तों टोटल लंग्स की जो कैपेसिटी होती है वो 6000 ml होती है। एक बार में व्यक्ति जो है श्वास लेता है 500 ml श्वास लेता है, लेकिन टोटल कैपेसिटी की बात करें, जितनी श्वास हम ले नहीं पाते हैं, लेकिन टोटल क्वांटिटी जो रहेगी हमारी पूरी जो है हमारी कैपेसिटी रहेगी वो रहेगी आपकी 6000 ml। दोस्तों नींद में हम अगर नींद लगी हुई है तो 12 बार सांस लेते हैं, 12 से 13 बार या 10-11 बार समथिंग एवरेज मान लीजिए कि आप जो है 12 बार जो है सांस लेते हैं नींद में। क्योंकि नींद में हमारा शरीर जो है स्थायी पड़ा रहता है, हृदय की धड़कन नॉर्मल रहती है, श्वास संदर्भ भी नॉर्मल होगी। तो नॉर्मल होगी कितनी बार श्वास लेंगे हम? 12 बार। 1 मिनट में जो है 12 बार श्वास लेते हैं। और यदि व्यक्ति जगता है यानी कि व्यक्ति नॉर्मल तरीके से जागा हुआ रहता है तो फिर वो 14 बार सांस लेगा। 14 से 15 बार या 16 बार भी सांस ले सकता है 1 मिनट में। दोस्तों जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं पर्वत पर, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर जो लेकर जाते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन के साथ आपका नाइट्रोजन गैस भरी होती है। इससे पहले मैंने अभी आपको बताया था। तो जो पर्वतरोही होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन लेकर चलते हैं। ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन लेकर चलने से इसका मतलब ये है कि प्योर ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर इतनी नहीं आ सकती, क्योंकि जब वो बाहर निकालेंगे तो फिर बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बाहर कम हो जाएगी।
क्योंकि जो है ऑक्सीजन आसानी से जो है जल में घुल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से जल में घुलती नहीं है। तो जब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी ब्लड में तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए वहाँ पर नाइट्रोजन की कुछ मात्रा मिला दी जाती है ऑक्सीजन के साथ, ताकि ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ही रहे जितनी वायुमंडल में होती है। इससे आसानी से हम सांस ले सकते हैं, सांस छोड़ सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें समुद्र के अंदर, दोस्तों समुद्र के अंदर यदि हम जाएंगे तो समुद्र में यदि गैस सिलेंडर के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ हम यदि नाइट्रोजन लेकर चलते हैं तो समुद्र के अंदर जो दबाव होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इतने अधिक दाब के कारण जो है नाइट्रोजन हमारे रक्त में घुलने लगती है, और अगर नाइट्रोजन घुलने लगती है तो उसके अंदर अमोनिया जैसी गैसें बनने लगती हैं। अगर अमोनिया जैसी गैसें बन गई तो फिर दिक्कत है, हमारे लिए बीमारी हो सकती है। तो नाइट्रोजन के स्थान पर क्या लिया जाता है उस समय नाइट्रोजन के स्थान पर जो है हीलियम ली जाती है। यदि समुद्र के ऊपरी भाग पर ही चलना है तो नाइट्रोजन ले सकते हैं, लेकिन समुद्र की गहराई में यदि जाना होगा तो समुद्र की गहराई में ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस लेंगे, क्योंकि हीलियम गैस का कितना भी दबाव हो वो रक्त के अंदर नहीं घुल सकती, वो रक्त से वापस बाहर निकल जाएगी। इसलिए गहरे समुद्र में जो है हम हीलियम गैस लेकर जाएंगे ऑक्सीजन के साथ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज आपको इतनी बातें समझ में आई होगी, और यदि आपको अपना वीडियो जो है अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, इसको शेयर करें, और जो सब्सक्राइब की बटन है उसे भी प्रेस करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।